हेलो बच्चों, आज कोई टॉपिक नहीं लेकिन पढ़ाई से भी इम्पोर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जो भी जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि 1 तारीख से लेकर 6 तारीख का जो स्लॉट है उसमें जेईई मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं और बच्चों के अलग अलग स्लॉट मिले हैं क्योंकि सबका एक ही दिन एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो सभी बच्चों के लिए मैं कॉमन बातें कर रहा हूँ, जो भी प्रॉपर गाइडलाइन दी है गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंग अपने को प्लान करना है और बिना किसी कोरोना के भय के। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल तक यदि आप डर कैरी करेंगे तो शायद उससे हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं मास्क नहीं लगाना या गाइडलाइन फॉलो नहीं करनी। भय का मतलब माइंड के अंदर उसका कोई डर नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट हिट करने के लिए हमें एग्जामिनेशन हॉल तक जाना है। क्योंकि जो लगभग अपन ने 1.5 साल तैयारी की है, क्योंकि अपने को एक्स्ट्रा टाइम मिला है और इस तैयारी को रिज़ल्ट में कन्वर्ट करने का सही समय आ गया है। क्योंकि वो 3 घंटे ही हमारी इस 1.5 साल की मेहनत को डिसाइड करने वाले हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो परीक्षा हॉल में हमें ध्यान रखनी है और पढ़ाई के साथ साथ वो 3 घंटे हमारा रिज़ल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, जो भी स्लॉट आपको मिला है, जो टाइम का ड्यूरेशन मिला है, उस टाइम से पहले ही हमें एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पहुँच जाना चाहिए। और फिर जब अंदर एंटर हो जाते हैं अपन तो वहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो भी है वो जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा सेंटर है, उन्होंने कर रखा है। फिर भी अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन रखें, मास्क लेके जाएं, ग्लव्स जो भी बोला है वो लेके जाएं और बिना किन्हीं ज़्यादा चीज़ों को टच किए हुए अपनी जगह पे जाके बैठें और आंख बंद करके 2-3 बार डीप ब्रीथिंग करें, जिससे सारी बात हमारे दिमाग में जो है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगी और हम कॉन्फिडेंट होंगे। और पेपर स्टार्ट करते समय अपने रिज़ल्ट को मत सोचें कि ये रिज़ल्ट पता नहीं कैसा आएगा या पेपर कैसा होगा। वो सबके लिए कॉमन है। जो मेरे स्लॉट के बच्चे हैं उन सबका एक जैसा पेपर है और मैं उन 3 घंटों में उसको किस तरह से करता हूँ ये चीज़ डिसाइडिंग है। रही बात ये कि पेपर में सिर्फ 75 क्वेश्चंस मिलने हैं मुझे तीनों सब्जेक्ट के मिला के, और यदि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को काउंट करेंगे तो 75 से ज़्यादा है, 90+ चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर ज़्यादा है, क्वेश्चंस कम है। प्रॉब्लम ये है। अब इसमें क्या होगा, बहुत से चैप्टर्स में से कुछ आएगा ही नहीं। जिन चैप्टर्स को अपन बहुत टिपिकल मानते हैं, बहुत टफ मानते हैं, जिनको अपन ने पूरे साल बहुत बार पढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता उसमें से क्वेश्चन ही ना आए। और जिन चैप्टर्स को अपन ने कभी वेटेज दिया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, मैं चाहता हूँ जिस बच्चे का मान लो 3 तारीख को या 4 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके लिए अभी भी 4-5 दिन बाकी हैं, वो बच्चा, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर पाऊँगा कि वो बच्चा केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज़ करे, बार पढ़े। उसके एनसीईआरटी की किताब से पढ़ना है अपने को, क्योंकि एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन पे प्रॉब्लम मिलनी है। तो मैं आपको कुछ हर चैप्टर के वेटेज के बारे में बात बता रहा हूँ। हर चैप्टर में कौन से टॉपिक को मुझे ध्यान रखना है जिसमें से मुझे प्रॉब्लम मिल सकती है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। और क्वेश्चन करते समय जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उसी पे फोकस करें। जो क्वेश्चन अपन ने छोड़ा है या जो आगे हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में मत सोचें। क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन हम छोड़ कर आए हैं उसको हम कैरी करते हैं और जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उस समय हम ड्यूअल माइंड से काम करते हैं। उस क्वेश्चन के बारे में भी सोचते रहते हैं जो हमने छोड़ा है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो केवल जिस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट हों, उसको सही करें और जब समय मिले तो सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन अपन छोड़ के आए थे उसको दोबारा कर लेंगे। मेन बात ये है, कई बार मैंने ऐसा भी नोट किया कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पेपर मान लो ख़त्म होने वाला है, आधा घंटा बचा है, 20 मिनट बचा है और पेपर मान लो कम अटैम्प्ट हुआ है, तो बिना मतलब ज़बरदस्ती जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको भी करे आते हैं। और ऐसा करने से कभी भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ परसेंटाइल वाला मामला है तो आप कम करके भी अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस करके भी अच्छी परसेंटाइल को अचीव किया जा सकता है। मेन है कि आपने सही कितना किया है। तो ज़्यादा करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सही करने से और बहुत ज़्यादा सही करने से बहुत अच्छी रैंक अचीव की जा सकती है, स्कोर की जा सकती है। अक्सर बच्चों की आदत है ज़बरदस्ती नेगेटिव करना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको भी करना और आंख बंद करके तुक्का मारना। तो इस आदत से बचें
क्योंकि अपने पे कंट्रोल रखना पड़ता है। इसमें हमारा बस नहीं चलता है, हमारा दिमाग कहता है कर डाल इसको, पता नहीं उस समय कैसी वेव्स दिमाग में चलती हैं, और जो इसको कंट्रोल कर गया वो जीतेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो इस पे आप दिमाग में एक बात बिठा लें, मन में गांठ बांध लें कि यार मैं ज़बरदस्ती नेगेटिव करके नहीं आऊँगा। हम ज़बरदस्ती काम करने की बात करते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। 75 क्वेश्चंस है, 3 घंटे का टाइम है, मेरे ख्याल इनफ टाइम है, आराम से पेपर होगा, आराम से होगा। केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाती है और फिजिक्स और मैथ्स को करने के लिए खूब टाइम मिलने वाला है। इंटीजर पे फोकस करें, क्योंकि हो सकता है उसमें 2-3 बातें एक साथ जोड़ के पूछ ली जाएं। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की। तो इतना बड़ा सिलेबस केमिस्ट्री का, कितने चैप्टर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 ब्रांचेज हैं वहाँ, और बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर की जहाँ तक अपन बात करें, देखिए मोल तो कहीं सॉल्यूशन में उन्हें काउंट हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, क्वांटम नंबर पे फोकस करें, कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करें, प्रॉब्लम यहीं से मिलनी है। शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहीं से ही क्वेश्चन आ जाएगा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उनमें से बहुत सी बातों पे आपको प्रॉब्लम मिलने वाली है। मैं पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आ गया तो तीनों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मेरी आईपी हो गया, ई हो गया, ईएन हो गया, इनके ऑर्डर जो मैंने वीडियो में मैंने अपने वीडियो में भी दिए हैं, ई भी पढ़ाया है मैंने, आईपी भी वीडियो बना रखा है, उसको रिकॉल करें, इनके ऑर्डर्स को याद करने की वजह सीख कर जाएं, एक्सेप्शंस पे ध्यान दें। सबसे शानदार चैप्टर है बॉन्डिंग का। इतना बड़ा चैप्टर है जिसमें से पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इतने टॉपिक्स हैं उसके अंदर, लेकिन बात वही है, लिमिटेड क्वेश्चंस मिलना है। मतलब कितने ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बॉन्डिंग में से, लेकिन मानकर चलें मुझे हाइब्रिडाइजेशन, शेप पर, इसके अलावा बॉन्ड एंगल पे, इसके अलावा एमओटी का क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोलिसिस पे प्रॉब्लम हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे हो सकती है, हीटिंग इफेक्ट जिसको हम बॉन्डिंग में ही पढ़ा देते हैं पी ब्लॉक के टॉपिक को, वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक बात है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, रिपल्शन, VSEPR थ्योरी, वहाँ से प्रॉब्लम निकलेगा। डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन हो सकता है, लेटिस एनर्जी पे हो सकता है, सॉल्युबिलिटी पर हो सकता है। ये क्वेश्चंस हैं बच्चों। एक बात और बोल दो, जैसे पीरियोडिक टेबल में एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, उस पर भी मेरा वीडियो था, वहाँ से उसको रिकॉल करें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखिए 6 दिन पेपर चलना है, टोटल 12 स्लॉट हैं, हर बच्चे के लिए हो सकता है ये इस बातें, हर पेपर में ये बातें नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ बातें मेरी किसी एक पेपर में, कुछ बातें किसी दूसरे पेपर में मिलें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे प्रॉब्लम जरूर आएगी, हो सकता है वो किस बच्चे की आएगी मुझे नहीं मालूम। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, एम्फोटेरिक मेटल कौन सी, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। हीटिंग इफेक्ट पे क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अब बात आई इक्विलिब्रिया की, तो देखिए ली-चैटेल प्रिंसिपल पे प्रॉब्लम हो सकती है, किस में से, केमिकल इक्विलिब्रिया में से। आयनिक में पीएच पे क्वेश्चन हो सकता है, इसके अलावा इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपकी टॉपिक तो फिर सारे ही बता दिए आपने, लेकिन मैं फिर बोल दूँ, ली-चैटेल प्रिंसिपल पे फोकस करें, फिजिकल इक्विलिब्रिया पे फोकस करें, और आयनिक में पीएच पे फोकस कर लें, एक प्रॉब्लम मिल जाएगा। साल्ट के हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन मिल सकता है, साल्ट हाइड्रोलिसिस पे मेरा वीडियो था, उसके कंक्लूजन्स आप रिकॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें रेडॉक्स की, तो रेडॉक्स हो गया, मोल हो गया, ये आपस में क्लब होके आ जाएंगे। कोई भी एलिमेंट में, कोई भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं हो सकता है पेपर में एज इट इज आ जाएं। अब बात आती है कि 12th की फिजिकल में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, थर्मो 11th का, और अपना इलेक्ट्रो हो गया, सरफेस हो गया। अब सरफेस बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, हार्डी और सुल्ज रूल पढ़ लें उसमें। इसके अलावा एड्जॉर्प्शन, फिजिकल केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो डिफरेंसेज उनको कंपेयर किया जा सकता है, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन हो जाएगा, और फ्रेंडलिस इक्वेशन पे क्वेश्चन हो सकता है। सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें से किसी एक पे प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रो में सेल्स को पढ़ लें, प्राइमरी, सेकेंडरी सेल, कमर्शियल सेल, फ्यूल सेल पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, शूडो ऑर्डर पे क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात मैं करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन, जिसका क्वेश्चन पेपर में ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी एग्जाम होगा, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम तो होगी। मैं ये कह सकता हूँ आयनिक का क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन का तो होगा। कितने सारे टॉपिक हैं, नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, बॉन्डिंग,
किसी एक पे प्रॉब्लम होनी है, सीख रखा है अपन ने। लेकिन निकेल के जो 4 कॉम्प्लेक्स है, NiCO का होल 4 और NiCl4 2 माइनस और CN होल 4 2 माइनस, ये निकेल वाले 4 कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना। और सब ने पढ़ रखा है, सब ने सीख रखा है कि निकेल D8 कॉन्फ़िगरेशन में sp3 या DsP2 हो सकता है, वो लिगेंड से डिसाइड होगा। लेकिन पैलेडियम प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स या 4D 5D सीरीज के कॉम्प्लेक्स 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑलवेज DsP2 होते हैं। तो निकेल या पैलेडियम और निकेल या प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स का कंपैरिजन हो सकता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में पैलेडियम प्लेटिनम के या 4D 5D सीरीज के कोई भी कॉम्प्लेक्स और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ध्यान रहे कलर पे बात हो सकती है कोऑर्डिनेशन में, ये कोऑर्डिनेशन की बात होगी। मेटलर्जी की जहाँ तक बात आती है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पढ़ लें, सेल्फ रिडक्शन पढ़ लें, इसके अलावा एलिंगम डायग्राम को रिकॉल कर लें। अब मैं उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनको अपन बिल्कुल वेटेज नहीं देते, लेकिन एग्जामिनर उनको वेटेज देता है। और फिर हम कहते हैं यार ये क्या हुआ, मैं जो इंपॉर्टेंट करके गया तो उसमें से पेपर ही नहीं आया, पेपर टफ आया, ऐसा कुछ नहीं है। और जब आप पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आगे जिनको अपन ने पूरे साल वेटेज नहीं दिया, मैं उन चैप्टर्स के नाम गिना रहा हूँ। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन जरूर आएगा, छोटा सा चैप्टर है। अभी 5 महीने इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन हुआ है, जो पॉइजनस गैसेज हैं उनकी परसेंटेज डिक्रीज हुई हैं। मतलब नेचर ने अपने आप को रिक्रिएट किया है, रिफ्रेश किया है। शायद कोरोना नेचुरल फिनोमेन बन के आया है जो नेचर को रिफ्रेश कर रहा है। इन्वायरमेंटल में से प्रॉब्लम आएगी। जेल्डाल मेथड ध्यान रखना, प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स में जेल्डाल मेथड पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन 100% होगा आपके पेपर के अंदर। बायोमोलिक्यूल जिनको अपन नहीं पढ़ते हैं 100% प्रॉब्लम होगी। और स्पेशली ध्यान रखना बायोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड्स के फॉर्मूले और नाम पर प्रॉब्लम हो सकती है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन का छोटा सा टॉपिक है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो सकता है ये पूछ लेगा। एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं पूछ लेगा। मतलब ये वो चैप्टर हैं जो स्कोरिंग हैं। हाइड्रोजन वाला चैप्टर हो गया, एस ब्लॉक का चैप्टर हो गया, इनको अपन वेटेज नहीं देते हैं। ये वो चैप्टर है जो छोटे हैं और एज इट इज प्रॉब्लम आनी है। बोरोन के जो हाइड्राइड है, डाईबोरेन जो उसके स्ट्रक्चर पे प्रॉब्लम हो जाएगी, बोरिक एसिड पे प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं फिर बोल दूं इनऑर्गेनिक पूरी हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है, तो हीटिंग इफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से रिकॉल कर लें, हाइड्रोलिसिस को रिकॉल कर लें। अब बात आती है ऑर्गेनिक की। तो देखिए ऑर्गेनिक में एक बात तय है, इतने टॉपिक हैं लेकिन एक बात तय है कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन ना बने तो थोड़ा सा मतलब नाइंसाफ़ी होती है। या तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे क्वेश्चन आएगा या बेसिक स्ट्रेंथ पे आएगा। ग्वानिडीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ग्वानिडीन का फॉर्मूला ध्यान रखें। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं सीख रखा है, सबने अपने अपने तरीके से सीख रखा है। उस कंसेप्ट को पकड़ के लगाएं, मतलब नई बात मत सीखें। जो आपने जिस पैटर्न को पकड़ रखा है उसी पैटर्न से आंसर निकालें। तो एक क्वेश्चन बताया मैंने एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पर, या फिर एसई रिएक्शन के रेट को कंपेयर करवाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को कंपेयर करवा सकता है जहां MHI इफेक्ट अप्लाई होते हैं। इसके अलावा एल्कीनों की स्टेबिलिटी ध्यान रखें। टोटोमेरिज्म मुझे इस बार फेवरेबल लग रही है, फेवरेट लग रही है। टोटोमेरिज्म पे प्रॉब्लम हो सकती है, कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा। नेम रिएक्शंस की जहां तक बात है, हाफमान ब्रोमोमाइड फेवरेट रही है एग्जामिनर की, हाफमान कार्बेलामीन। इसके अलावा फ्रेडलक्राफ्ट, इसके अलावा राइबोर्टिमान फॉर्माइलेशन, HVZ हो गया, गैब्रियल थैलिमाइड हो गया, हेलोफोम रिएक्शन हो गया। बच्चों इन सब पर मैंने वीडियो दिया है, तो मेरे वीडियो तुम्हारे पूरा रिवीजन पैकेज है, उसके कंक्लूजन्स को यूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे इतने बड़े सिलेबस में इतनी सारी रिएक्शंस हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे प्रॉब्लम ना हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। SN1 SN2 पर क्वेश्चन ना हो, बहुत दिल पे पत्थर रख के पेपर बनाना पड़ता है कि यदि मैं SN1 या SN2 का क्वेश्चन नहीं डालूं उसके अंदर। SN1 SN2 पे कमांड बनाएं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे कमांड बनाएं। ओजोनोलिसिस की रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। WK मैं वुल्फ किशनर को WK बोलता हूं, क्लेमेंशन रिडक्शन को मैं CR बोलता हूं। इन पे प्रॉब्लम हो सकती है। सब कुछ अपन ने पढ़ रखा है,
केवल और केवल कॉन्फिडेंट रहें। एक दो बातें मैं और बोलूँगा। मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम 3 तारीख को है और मैं सुबह का स्लॉट है 9 बजे का और मैं पूरी रात पढ़ रहा हूँ। ये बहुत बड़ी गलतियाँ जो बच्चे अक्सर करते हैं। हमने खूब पढ़ के देख लिया बच्चों। मान लीजिए 3 तारीख को पेपर है ना मेरा, तो मुझे आज से ही रात को सोने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई हमारी बॉडी मशीन नहीं है कि अपन स्विच ऑफ करें वो ऑफ हो जाएगी, ऑन करें ऑन हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि मैं 3 तारीख का वाला पेपर दे रहा हूँ, 2 तारीख की रात को मैं खूब नींद ले लूँ, नहीं आएगी नींद। अभी से बॉडी को आदत डालें, ताकि आज टाइम पे सोओगे तो थोड़ा नींद मुश्किल से आएगी, कल वो नींद आने लग जाएगी, परसों हमें आदत पड़ जाएगी। तो एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से ठीक पहले वाली रात को, ताकि एक फ्रेश माइंड से हम जाएं और हमारा पेपर जो है उसमें अच्छा स्कोर आए, बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी डर के और तुक्के मारने की आदत से बचकर एग्ज़ाम देना है। हम सेलेक्ट होंगे और फिर हम एडवांस को भी क्रैक करेंगे। बहुत शानदार कॉलेज में हमें जाना है। ऐसा मान लें कि कोरोना कोई हमेशा के लिए नहीं है, ये एक टाइम है, बुरा समय है जो 1-2 साल या 1 साल बाद हट जाएगा, लेकिन हमने जो ये पढ़ाई की है ये हमारे पूरे कैरियर को कैरी करेगी आगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब अच्छा पेपर करना है और खूब कॉन्फिडेंटली जाना है और फिर एडवांस के लिए तैयारी करना है। ओके बच्चों।